गुड मॉर्निंग बापू। देखो, हमें अध्ययन कर रहे थे राजनीतिक विचारधाराओं का, और राजनीतिक विचारधाराओं में मैंने आपको उदारवाद, समाजवाद के बारे में पहले बता दिया है। अब अगली जो आपकी राजनीतिक विचारधारा है वो है आपके मार्क्सवाद। मार्क्सवाद क्या है? तो देखो, सामान्य बात करें हमें तो कार्ल मार्क्स द्वारा दिए गए जो विचार है उन्हीं को मार्क्सवाद कहा जाता है, लेकिन वास्तविक तौर पर ये बात सही नहीं है। मार्क्सवाद का वास्तविक जो अर्थ है वो ये आपके कि कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंजिल्स ने मिलकर के दर्शन है, इतिहास है, समाजशास्त्र है, विज्ञान है, अर्थशास्त्र आदि की विविध समस्याओं पर अत्यंत गंभीर एवं विशिष्ट रूप से विवेचन करके और सभी समस्याओं के संबंध में एक सुनिश्चित विचारधारा एवं नवीन दृष्टिकोण विश्व के सामने रखा। इसी विचारधारा और दृष्टिकोण को विश्व में मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। ये मार्क्सवाद का आपके अर्थ है, तात्पर्य है कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजिल्स ने मिलकर के दर्शन, आपके समाजशास्त्र, इतिहास, विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि की जो विभिन्न समस्याएं थी उन समस्याओं पर गंभीर और गहन जो आपके विवेचन करते हुए सभी समस्याओं के संबंध में एक सुनिश्चित विचारधारा और नवीन दृष्टिकोण विश्व के सामने रखा। इसी नवीन दृष्टिकोण और विचारधारा को विश्व में मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार मार्क्सवाद समाज का एक रूप है। इसका एक जो प्रमुख प्रतिपादक है वो जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स माना जाता है। कार्ल मार्क्स के अलावा जो है आपके अनेक ऐसे विचारक हुए हैं जिनको मार्क्सवादी विचारक कहा जाता है या जिन्होंने मार्क्सवादी विचारों को बढ़ाने का कार्य किया है। तो आपकी परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि किन्हीं 2 मार्क्सवादी विचारकों के नाम लिखिए। तो ऐसे में देखो, आपके कार्ल मार्क्स तो मार्क्सवादी विचारक है ही, इसके साथ में फ्रेडरिक एंजिल्स है। फ्रेडरिक एंजिल्स के अलावा आपके लेनिन है, स्टालिन है, कॉट्सी है। ये प्रमुख जो आपके विचारक है जिन्होंने मार्क्सवाद को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो आपको कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजिल्स के अलावा इन 2 और विचारकों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि इनके अलावा भी कई बार पूछ लिया जाता है। अब बात आती है कि कार्ल मार्क्स कौन था। देखो, अभी मैंने बताया कि मार्क्सवाद जो है आपके हम साधारण तौर पर देखें तो मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स के ही जो विचार हैं उन विचारों को मार्क्सवादी विचार कहा जाता है या मार्क्सवाद कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने आपके इन जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं पर जो चिंतन प्रस्तुत किया, विचार दिए, उनको मार्क्सवाद कहा जाता है। तो यहाँ पर बात आती है कि कार्ल मार्क्स कौन है। तो देखो, कार्ल मार्क्स का हम जीवन परिचय है या कार्ल मार्क्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर कार्ल मार्क्स देखो आपके जर्मनी का विचारक था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का विचारक था जिन्होंने क्रांतिकारी तथा वैज्ञानिक समाजवाद का परिवर्तन किया। क्रांतिकारी विचार दिए, उसके विचार क्रांतिकारी थे और वैज्ञानिक समाजवादी विचार जो है पहले से दिए जा चुके थे। विश्व में अनेक ऐसे विचारक हुए थे जिन्होंने समाजवादी विचार दिए, लेकिन उन समाजवादी विचारों को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने का कार्य कार्ल मार्क्स ने ही किया। इसलिए कार्ल मार्क्स को आपके वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का आपके जो विचारक माना जाता है। इसके बाद में देखो, आपके कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। एक यहूदी जो परिवार है, यहूदी परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम आपके हेनरी मार्क्स था। हेनरी मार्क्स जो है आपके पैसे से वकील थे, अर्थात हेनरी मार्क्स का जो कार्य था वो क्या था, वकालत करना था, वो वकील थे। कार्ल मार्क्स का जो अध्ययन है वो जर्मनी के ही बर्लिन जो विश्वविद्यालय है, जर्मनी में बर्लिन जो विश्वविद्यालय है, बर्लिन आपके शहर है जर्मनी का, इस बर्लिन विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया। और यही जो आपके इस विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हुए ही उन्होंने हिंगल के द्वैतात्मक दर्शन है, हिंगल का द्वैतात्मक दर्शन है, उस दर्शन का अध्ययन भी जो है आपके उसने बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हुए ही किया।
यहीं से उसमें जो आपके द्वैधात्मक जो सिद्धांत है, द्वैधात्मक जो विचार है, उनके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई। देखो आपके मार्क्स है बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्यापक बनना चाहता था और जो आपके अध्यापन का कार्य करना चाहता था, लेकिन मार्क्स नास्तिक विचारकों का था, अर्थात वो ईश्वर में आस्था नहीं रखता था। नास्तिक विचारकों का होने के कारण उसे जो है यहाँ पर अध्यापक के पद की प्राप्ति नहीं हुई, उसे अध्यापक बर्लिन विश्वविद्यालय से हटा दिया गया। मार्क्स ने 1841 में फिर जो आपके जेना विश्वविद्यालय से जो है डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की। डायरेक्टर जो अपने यहाँ देखें तो पीएचडी की उपाधि होती है, एक शोध उपाधि होती है, जिसके बाद में जो है व्यक्ति विश्वविद्यालय का अध्यापक बन सकता है। ये उपाधि प्राप्त की। उसके बाद में उसने 1843 में जेनी नामक एक महिला से विवाह हुआ उसका, और 14 मार्च 1883 में जो है लंदन में उसका देहांत हो गया। तो देखो आपके जेना विश्वविद्यालय आपके डायरेक्टर की उपाधि कहाँ से प्राप्त की? जेना विश्वविद्यालय से। विवाह किससे हुआ? जेनी नामक युवती से जो है उसका विवाह हुआ। अंत यानी उसकी मृत्यु यानी देहांत आपके 14 मार्च 1883 में हुआ लंदन में। जन्म कहाँ हुआ था? आपके जर्मनी में, और मृत्यु हुई है लंदन यानी ब्रिटेन में। अब देखो आपके मार्क्स के दर्शन के प्रमुख स्रोत, यानी मार्क्स ने जो अपने विचार दिए, जो अपना दर्शन स्थापित किया, या जिसको कहते हैं हम साम्यवाद की स्थापना मार्क्स ने की। मार्क्स साम्यवादी विचारक था, उसके विचारों को साम्यवाद भी कहा जाता है। तो साम्यवाद की जो स्थापना मार्क्स ने की वो कहाँ से की? तो मार्क्स ने अपने जो भी विचार थे वो अपने आप स्वयं निर्मित नहीं किए, बल्कि उसने विभिन्न विचारकों से अपने विचारों को, विभिन्न विचारकों के विचारों को ग्रहण करके और फिर अपने विचार उसमें निर्मित किए थे। तो जब आपके मार्क्स के जो विचार है या दर्शन है उसके बारे में एवेंस्टीन नामक जो विचारक है उसने लिखा है। क्या लिखा है? कि अपनी स्वयं की कष्टपूर्ण और लंबी खोज के में मार्क्स को अपना दर्शन किसी विचारक से बना बनाया तैयार नहीं मिला, वरन उसे विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किया। विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किया, इसका मतलब यह हुआ कि मार्क्स ने जो अपना दर्शन दिया वो उसे कहीं से बना बनाया तैयार नहीं मिला था, बल्कि मार्क्स ने ये अपना दर्शन विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किया, विभिन्न दार्शनिकों के दर्शनों से, विभिन्न जो सामाजिक परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों से, विभिन्न चिंतकों से जो है आपके उसने क्या किए, विभिन्न विचार लिए, ग्रहण किए। उन विचारों में अपने कुछ विचार उसने जोड़े, उन विचारों से प्रभावित होकर के उसने कुछ विचार नए नवीन तैयार किए और फिर उसने अपने दर्शन का निर्माण किया। मार्क्स पर देखो आपके जिन जिन विचारकों के जो प्रभाव पड़े उनमें से आपके सबसे पहले है जर्मन विद्वानों का प्रभाव। तो देखो आपके जर्मन के विद्वान जो थे उन विद्वानों के विचारों का, उनके साहित्यों का, उनके दर्शनों का भी जो है आपके मार्क्स के ऊपर जो आपके प्रभाव पड़ा। मार्क्स ने समाज के विकास का जो सिद्धांत है, मार्क्स ने समाज के विकास का जो सिद्धांत है वो हिगल के द्वैधात्मक पद्धति और फाइबर के भौतिकवादी विचारों से प्राप्त किया, और इसी के आधार पर समाज का विकास कैसे होता है इसकी जो प्रक्रिया है वो मार्क्स समझाने में या प्रतिपादित करने में सफल हुआ। दूसरी आपके आता है ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का चिंतन है। तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री के चिंतन है में आपके मार्क्स में देखो आपके ब्रिटेन के जो प्रमुख अर्थशास्त्री कौन कौन से हैं, एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, आदि ऐसे अर्थशास्त्री हुए। इन अर्थशास्त्रियों से मार्क्स ने श्रम के मुख्य सिद्धांत को अपना करके, श्रम व्यवसाय कार्य करने का जो सिद्धांत है उसको अपना करके मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत से ही मार्क्स ने ये निर्धारित किया, ये निश्चित किया, इस बात का ज्ञान कराया मार्क्स ने कि पूंजीपति श्रमिकों का शोषण किस आधार पर करते हैं। तो पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण किस तरीके से किया जाता है, इसके लिए उसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि अतिरिक्त मूल्य के माध्यम से ही पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। इसके अलावा देखो आपके फ्रेंच समाजवादी विचारों का चिंतन, फ्रेंच यानी फ्रांसीसी समाजवादी है, उनके विचारों का भी जो है मार्क्स के ऊपर प्रभाव पड़ा। मार्क्स ने फ्रांस के सेंट साइमन है, चार्ल्स फोरियर आदि जो समाजवादी विचारक थे, इन विचारकों ने समाजवादी विचार दिए थे। हालांकि इनके विचार जो आपके काल्पनिक थे, लेकिन मार्क्स ने इन विचारों से जो आपके
उत्पादन के साधनों पर जो आपके उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व का सिद्धांत है, श्रमिकों का उत्पादन और उनका शोषण करने वाले वर्ग का विनाश का सिद्धांत है, और वर्गहीन समाज की स्थापना किस आधार पर होगी। इस प्रकार के विचार जो है आपके फ्रेंच या फ्रांसीसी समाजवादी थे उनके विचारों से ही उसने प्राप्त किए। फिर आते हैं आपकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां। उस समय की जर्मनी की जो है आपके जर्मनी है, अन्य देशों की जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों का भी प्रभाव जो आपके मार्क्स के ऊपर पड़ा। मार्क्स से उस समय की जो पूंजीवादी व्यवस्था थी जिसमें पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता था, इस पूंजीवादी व्यवस्था में जो शोषणवादी चरित्र था उस चरित्र से भी प्रभावित हुआ, और इस चरित्र से प्रभावित होकर के ही उसने अपने क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हुआ। अर्थात उसने साम्यवादी जो क्रांतिकारी विचार है, साम्यवाद को क्रांतिकारी विचारधारा माना जाता है, ये क्रांतिकारी विचारधारा जो है वो समाजवाद उस समय की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति से प्रभावित होकर के ही उसने ये विचारधारा दी। इसके बाद में आता है आपके कि मार्क्स जो है आपके इसकी बात करें अगर तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं मार्क्स के बारे में कि मार्क्स ने विभिन्न विचारों से विभिन्न क्षेत्रों से अपने विचार ग्रहण किए, लेकिन कुछ भी हो उसने अपने विचार अलग अलग क्षेत्रों से ग्रहण करके भी जो दर्शन दिया है दुनिया को, विश्व को, वो एक महत्वपूर्ण जो आपके दर्शन है। संक्षेप में कहें तो मार्क्स ने चाहे एटम को बहुत से स्थानों से ग्रहण किया हो, बहुत से स्थानों से इकट्ठा किया हो, परंतु साम्यवाद का जो विशाल भवन उसने खड़ा किया है वो सर्वथा मौलिक है, महत्वपूर्ण है। ऐसा जो है मार्क्स के बारे में कहा जाता है या विचारकों ने कहा है। देखो उसने सर्वहारा वर्ग को तार्किक शक्ति प्रदान की, सर्वहारा वर्ग यानी मजदूर वर्ग को तार्किक शक्ति प्रदान की और उसको संगठित करना और उसे गति प्रदान करने का कार्य जो है इसके साम्यवादी दर्शन ने किया। आपके उसने किसने मार्क्स ने अभी बताया था पीछे आपके शुरू में मैंने मार्क्स ने जो आपके जो विचार प्रस्तुत किए या जो आपके दर्शन प्रस्तुत किया वो वैज्ञानिक समाजवाद था, और वैज्ञानिक समाजवाद होने के कारण ही मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है, प्रतिपादक माना जाता है या जनक माना जाता है। जो मैंने आपको बताया था पीछे कि जो मार्क्स है उसने समाजवाद को जो वैज्ञानिक रूप प्रदान किया और एक वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना की, इस कारण मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक या जनक माना जाता है। इसके बाद में आती है आपके मार्क्सवाद की प्रमुख रचनाएं। कार्ल मार्क्स ने कौन कौन सी रचनाओं की जो है आपकी कौन कौन सी रचनाएं रची, उनकी प्रमुख जो पुस्तकें हैं मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। वैसे तो उसकी पुस्तकों की संख्या लगभग 12-13 है, लेकिन यहाँ पर प्रमुख पुस्तकें मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो है आपकी प्रथम पुस्तक है उसकी द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी जो 1844 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी आपके द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो आपके 1848 में प्रकाशित हुई थी। फिर आपके क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, फिर आपके दास कैपिटल के 3 भाग है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। दास कैपिटल का फर्स्ट भाग है वो कार्ल मार्क्स ने स्वयं ने जो आपके रचा था। उसके बाद में इन 2 भागों की रचना उसके मित्र फ्रेडरिक एंजल्स ने की। और फिर आपके द सिविल वॉर जो 1871 में प्रकाशित हुई, द गोथा प्रोग्राम, ये इसकी प्रमुख पुस्तकें हैं। और भी जो है आपके इसकी प्रमुख पुस्तकों में आपके जो है आपके एंजल्स के साथ मिलकर के उसने जो है कार्ल मार्क्स ने द होली फैमिली लिखी, जर्मन आइडियोलॉजी लिखी। इसके अलावा आपके द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, आदि पुस्तकें जो है उसने लिखी। यह आपके पुस्तक में जो है आपके लेसन में दे रखी है पुस्तकें। इनमें से आपको सबको पढ़ना है, याद करना है, लेकिन आपके कम से कम 3 पुस्तकों के नाम भी याद करने आपको। परीक्षा में आपके 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें मार्क्स की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखने के लिए कहा जाता है, तो 2 रचनाओं के नाम आपको याद करने हैं। इसके अलावा कई बार जो है आपकी किसी एक रचना का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये रचना किसकी है या इस रचना के इस पुस्तक के रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, ऐसे ही पूछा जाता है। इसके बाद में देखो आपके मार्क्स की जो प्रमुख विचार है अथवा मार्क्स की जो मूल मान्यताएं हैं उसने कौन कौन से सिद्धांत दिए। उन सिद्धांतों में पहला आता है द्वैधात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है, दूसरा आता है आपके इतिहास की आर्थिक
या भौतिकवादी व्याख्या। तीसरा आता है वृक्ष संघर्ष का सिद्धांत है। चौथा आपके अतिरिक्त मूल्य का, जो भी बताया था मैंने, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। फिर है आपके मार्क्स का राज्य संबंधी सिद्धांत है, प्रजातंत्र है, धर्म है, राष्ट्र के संबंध में मार्क्स की धारणाएं भी जो है मार्क्स के विचारों में आती है। मार्क्स की कार्य पद्धति, जिसमें मार्क्स जो है सर्वहारा वर्ग की स्थापना और राज्य विहीन समाज की स्थापना या साम्यवादी समाज की स्थापना की बात करता है, जिसको जो आपकी एक क्रांति का कार्यक्रम है, ये भी मार्क्स के विचारों में आता है। लेकिन बात यहाँ आती है आपके प्रमुख या महत्वपूर्ण बात यह आती है कि मार्क्सवाद को जानने, मार्क्स को जानने या मार्क्सवाद को जानने के लिए, मार्क्सवाद है, अगर मार्क्सवाद को जानने का आधार क्या है, यानी किस आधार पर हम मार्क्सवाद को जान सकते हैं। तो देखो आपको मार्क्सवाद को जानने के 3 आधार है आपके, उत्पादन प्रणाली, उत्पादन के साधन और अंतिम है आपके उत्पादन का संबंध। उत्पादन प्रणाली में आपके 2 बातें आती है कि उत्पादन प्रणाली में 2 बातें कौन कौन सी, की उत्पादन के तरीके क्या है, पहली बात। तो दूसरी बात, उत्पादन किस तरह की समाज व्यवस्था में होता है। उत्पादन के तरीके क्या है, पहली बात, जैसे कि उत्पादन हस्तशिल्प से हो रहा है या कृषि के उत्पादन है या औद्योगिक उत्पादन है, तो उत्पादन का तरीका क्या है, कृषि है, हस्तशिल्प है या औद्योगिक है। दूसरा जो है उत्पादन प्रणाली में आता है कि उत्पादन किस तरह की समाज व्यवस्था में हो रहा है, यानी दास प्रथा वाली व्यवस्था है जिसमें दास और मालिक है, या फिर आपके पूंजीवादी व्यवस्था वाली है जिसमें आपके मालिक और श्रमिक है, और या फिर जो आपके समाजवादी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन पर सभी लोगों का अधिकार है, उत्पादन के साधनों पर भी सभी लोगों का अधिकार है। कौन सी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन किया जाता है। फिर आपके आते हैं उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधनों में भी 2 बातें आती है आपके, कि पहली बात तो ये कि उत्पादन के साधन है, यंत्र है, उपकरण है, क्या है। उत्पादन के जो साधन है वो क्या है, यंत्रों से उत्पादन हो रहा है या उपकरणों से हो रहा है या मानव श्रम से उत्पादन हो रहा है, किन से उत्पादन हो रहा है, तो ये बात आती है। दूसरी बात आती है आपके उत्पादन के साधनों में कि श्रम शक्ति का स्तर कैसा है, अर्थात जो श्रम शक्ति है, मानव जो श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कार्य कर रहा है, उसका स्तर क्या है, अर्थात वो जो है आपके जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उस क्षेत्र का वो ज्ञान रखता है या नहीं रखता है, उसको उस क्षेत्र का अनुभव है कि नहीं है, वो उस क्षेत्र में उस कार्य के बारे में निपुणता प्राप्त की हुई है या निपुणता उसमें नहीं है, उसमें उस कार्य को करने की क्षमता है या नहीं है। इन बातों को जो आपके उत्पादन के साधन में करा जाता है। जैसे मान लो उत्पादन के साधन में कृषि की बात करें तो कृषि में कौन कौन से साधनों का उपयोग किया जाता है। कृषि जो आपके परंपरागत तरीके से पशु शक्ति और मानव शक्ति द्वारा हो रही है या यंत्रों से हो रही है। और श्रम शक्ति की बात करें तो कृषि में काम करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को कृषि का ज्ञान है कि नहीं है, या उनको कृषि करते हुए बहुत सारे वर्ष हो गए, इसलिए बहुत सा समय हो गया, इसलिए उनको अनुभव है इस बात का, तो अनुभव है। या जो आपके नए लोग भी काम कर रहे हैं जिनको अनुभव नहीं है, या वो लोग कृषि करने में निपुण, अर्थात उन लोगों में कृषि करने की क्षमता भी है कि नहीं है। ये बातें आपकी है उत्पादन के साधनों में आती है। फिर उत्पादन का संबंध, उत्पादन के संबंध से जो है तात्पर्य यह है कि मनुष्य किन संबंधों में बंध करके उत्पादन कर रहा है, अर्थात मनुष्य कौन से संबंधों में बंधा हुआ है, उनके साथ में बराबरी के संबंध है या आपके वर्ग संबंध है। देखो आपके कि उत्पादन के संबंध में कौन सा वर्ग उत्पादन के साधनों पर स्वामी है, अर्थात मालिक है, पूंजीपति जो है आपके उत्पादन के साधनों का स्वामी होगा। और जो पूंजीपति है या उत्पादन के साधनों पर जिसका नियंत्रण होता है वो आपके प्रभावशाली वर्ग होता है, प्रभुत्वशाली वर्ग होता है, समाज में उसका प्रभाव होता है। और जो वर्ग आपके उत्पादन के साधनों से वंचित होता है वो पदाधीन होता है, यानी आपके प्रभावशाली या जो स्वामी वर्ग होता है उसके अधीन होता है। ये आपके मार्क्स को जानने के जो आधार थे, कई बार जो आपके 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके मार्क्सवाद को जानने का आधार। तो इसमें से आपके एक तो महत्वपूर्ण है मार्क्सवाद का अर्थ, और दूसरा जो आपके महत्वपूर्ण है यहाँ पर मार्क्सवाद की 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए मार्क्सवाद की जो रचनाएं उनमें से, और 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए मार्क्सवाद को जानने के आधार है।